नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। देश में इन दिनों मेक इन इंडिया को लेकर बड़ा शोर मच रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन शायद ये सब कुछ सियासी शिगूफा है। अगर सियासी शिगूफा ना होता तो देश के उपक्रम दम तोड़ने को मजबूर ना होते। देश के कई उपक्रम दम तोड़ चुके हैं और अब बारी एचएमटी की है। एचएमटी बंद होने की कगार पर है। उम्मीद थी कि शायद मनोहर सरकार इसे टेक ओवर करके संजीवनी जरूर दे देगी, लेकिन ये उम्मीदें टूट चुकी हैं। सवाल यही है कि जब देश की पुरानी और पॉपुलर कंपनी का वजूद मिटने जा रहा है तो हम मेक इन इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान मशीन टूल्स को जीवनदान मिलने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। एचएमटी प्लांट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें हरियाणा सरकार ने एचएमटी को टेक ओवर करने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि एचएमटी पिंजौर को बंद करने की दिशा में कदम बढ़ चुके हैं। हरियाणा सरकार एचएमटी पिंजौर की जमीन हरियाणा स्टेट औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना निगम को देने के लिए तैयार हो गई है। HSIIDC इस जमीन पर इंडस्ट्रियल प्लॉट या शेड्स काटकर बेचेगी और इनको बेचने से जो भी आय होगी वो एचएमटी और हरियाणा सरकार के बीच आधी आधी बांटी जाएगी। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को इस संबंध में 2 प्रस्ताव सौंप दिए हैं और अब फैसला केंद्र सरकार लेगी। ये इतने सालों से बिगड़ती आ रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ जो आज भी हुआ है, कोई ना कोई बात तो है ना, क्योंकि इसमें जितनी प्रोडक्शन हो रही है वो आगे प्रोडक्शन जानी भी चाहिए, सेल भी होनी चाहिए। और आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सब पहलुओं को देखते ही, ये तो केंद्र सरकार और इनका मामला है, तो वो देखते हुए और मैं इनके साथ प्रयासरत हूँ। और यहाँ जितने इस बैठक में एचएमटी ने प्लांट को चलाने का प्रस्ताव रखा था, पर भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारी विश्वजीत सहाय ने साफ साफ कह दिया कि केंद्र सरकार अब एचएमटी पिंजौर को क्लोजर की तरफ चला चुकी है और इस संबंध में कोई बात नहीं होगी। पिंजौर का एचएमटी प्लांट लगभग 847 एकड़ जमीन पर बना है। इस प्लांट का उद्घाटन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद 1971 में यहाँ ट्रैक्टर निर्माण शुरू किया गया। बाजार में आते ही एचएमटी के ट्रैक्टर किसान की पहली पसंद बन गए। देश की हरित क्रांति में एचएमटी ट्रैक्टरों की अहम भूमिका रही है। यहाँ बने ट्रैक्टरों का निर्यात भी किया गया, जिससे कंपनी को भारी मुनाफा हुआ। लेकिन धीरे धीरे कंपनी घाटे में जाने लगी और अब हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि इसके बंद होने तक की नौबत आ चुकी है। दुनिया भर के ट्रैक्टर बाजारों में अपने नाम का डंका बजवा चुकी एचएमटी कंपनी अब बूढ़ी हो चली है, लेकिन इस बूढ़ी कंपनी को सहारा देने की बजाय सरकार इस पर ताला लटकाने का विचार कर रही है। ये कैसा मेक इन इंडिया है जहां विदेशी उद्योगपतियों को रेड कारपेट बिछाकर बुलाया जा रहा है, लेकिन देसी पीएसयूज के प्रति उदासीनता बरती जा रही है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज कुमार, ईटीवी न्यूज, पिंजौर। बिग बुलेटिन में आपने इस रिपोर्ट को देखा और साफ तौर पर हमने आपको समझाने की कोशिश की कि पूरा का पूरा मामला है क्या और अब एचएमटी कहां पर खड़ी है। एचएमटी बंद होने जा रही है और मनोहर सरकार के सिपहसालारों का दावा है कि सरकार कर्मचारियों को राहत देने को लेकर विचार कर रही है। विपक्ष ने एचएमटी बंद होने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इस विषय में तो माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा उस बारे में सोच रहे हैं और कर्मचारियों को कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करने का ये सरकार हमारी जो है ये काम कर रही है और इस पर विचार चल रहा है। कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव वहाँ उनको रोजगार देने का सोचना चाहिए, किस प्रकार से उनको रोजगार मिल सकता है। कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव वहाँ उनको रोजगार देने का सोचना चाहिए, किस प्रकार से उनको रोजगार मिल सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेशों का तो ध्यान रखते रखते तो दूसरे देशों में भी जाने लग गए। पीछे जाके आए थे मुख्यमंत्री जी, 10,000 करोड़ का निवेश आएगा हरियाणा प्रदेश में, कोई आया? अब जा रहे हैं। एक गुड़गांव में प्रोग्राम चला हुआ है। जब गुड़गांव में प्रोग्राम चला हुआ, वेंड लिस्ट आए हुए हैं, तो वहां उनको बुलाने जाने की कहां जरूरत है? जहां इन्विटेशन दे दिया तो क्या यहाँ आए नहीं?
तो सरकारें जब जब बनती है, आम लोगों की बात होती है, रोजगार देने की बात की जाती है, लेकिन यहां पर रोजगार छिन रहा है। बिग बुलेटिन की बिग डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पैनल है। हमारे साथ भाजपा की तरफ से भाजपा के प्रवक्ता विशाल सेठ है, रंजिता मेहता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। प्रवीण अत्रे साहब है जो प्रवक्ता है एनएलओ के, और महेंद्र सिंह जो अध्यक्ष है एचएमटी कर्मचारी संघ के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ गोविंद ठुकराल जी भी होंगे जो वरिष्ठ पत्रकार है। आप सबसे दरअसल समझने की कोशिश करेंगे, कहां पर लूप होल्स है वो जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत बीजेपी से करना चाहूंगा। विशाल सेठ जी, क्या हो रहा है? एक तरफ बात की जा रही है मेक इन इंडिया की, दूसरी तरफ एचएमटी पिंजौर का जो पूरा प्लांट है वो बंद होने वाला है, लगभग तय हो चुका है, और ऐसे में आपको निशाना क्यों ना बनाया जाए? देखिए, जहाँ तक की बात आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया का ये अर्थ नहीं है कि जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, बहुत लंबे समय से लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, जो एक सिकनेस की कगार पर है, उन यूनिट्स को चलाया जाए। उन यूनिट्स को अगर बंद किया जाता है तो उस स्थान के ऊपर कोई उचित उद्योग लगेंगे, मेक इन इंडिया वाली बात को सफल किया जाएगा। उस मेक इन इंडिया के तहत वहां पर ऐसे उद्योग लगें जिससे लोगों को और अधिक रोजगार मिले। अभी 867 एकड़ जमीन के ऊपर लगभग 2000 कर्मी उसके अंदर हैं। 1444 चलो 1500 कर्मी है, किंतु उसके साथ जो हमारी एंसिलरी यूनिट्स थे वो भी आज बहुत समस्या के अंदर हैं। तो आसपास कुछ आपने एक बात कही, मेक इन इंडिया इसमें जुड़ा हुआ आपको क्यों नजर नहीं आ रहा? किसके अंदर? इस पूरी की पूरी, अगर हम एचएमटी प्लांट की बात करते हैं, एक तरफ बात की जाती है कि जो स्वदेशी चीजें हैं हम उन्हें बढ़ावा देंगे, और दूसरी तरफ आप यहां पर कह रहे हैं कि एचएमटी का मेक इन इंडिया से कोई सरोकार ही नहीं। नहीं, मेक इन इंडिया से बिल्कुल सरोकार। इस देखिए, आपने पहले मना किया ना? नहीं, मैंने मना नहीं, मेरी बात को समझिए आप क्या मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 867 एकड़ की प्राइम लैंड, जिसके ऊपर हम किसी समय में 20,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष बनाया करते थे, आज घटकर वो 1250-1300 ट्रैक्टर के ऊपर आ गए हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब मुझे आप ये समझाएं कि जो लतिका शर्मा है वो कहती हैं कि पूरे तरीके से हम कोशिश करेंगे कि एचएमटी बंद ना हो, हम प्रयासरत रहेंगे, काम करते रहेंगे, और हम चाहेंगे कि ये बंद ना हो। ये दोहरे मापदंड क्यों है? जो स्थानीय विधायक है वो कहते हैं कि हम पूरे तरीके से काम करेंगे, उसके साथ साथ रतनलाल कटारिया साहब बहुत जोर के वो कहते हैं, और जब कहते हैं तो आवाज दिल्ली तक भी पहुंचती है। उन्होंने कहा था एचएमटी बंद नहीं होगी, लेकिन हो रही है, और आप यहां पर कह रहे हैं कि ये पूरे तरीके से नुकसान में है इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, उन्होंने इसको रिवाइव करने का प्रयास करने की बात की थी, परंतु जो आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस बात को, सारी बातों को देखते हुए कि बहुत वर्षों से इसके ऊपर काम चल रहा है, वहां के लोगों को रोजगार भी चाहिए, केवल मात्र वहां पर अभी ये 2000 लोगों को या 1500 रोजगार कैसे मिलेगा? क्या होगा? क्या होगा? नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। आ रहा हूं, ऐसा नहीं है रंजिता जी, आ रहा हूं आपके पास, पूरा मौका मिलेगा। उस 867 एकड़ के ऊपर कोई भेड़ें नहीं चराई जाएंगी। उस 867 एकड़ के ऊपर एक अच्छा तो ये सारे के सारे जो वहां कर्मचारी है सेठ साहब, ये उस दौरान क्या वहां पर लेबर के तौर पर काम करेंगे? उस दौरान इनका क्या होगा? नो, जो ये लोग हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, इनकी अरे ठुकराल साहब, उनकी पूछ रहा हूं एक सेकंड जी, मैं अपनी बात कर। जी बिल्कुल, आप कहिए। इनके लिए लगभग 600 करोड़ रुपए का इनका रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम भी आएगा। इन कर्मचारियों को कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट किया जाएगा। चलिए, रिहेबिलिटेट किया जाएगा, बहुत अच्छी बात की। कितनी रिहेबिलिटेशन होती है वो आप भी जानते हैं विशाल सेठ जी। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी जो अध्यक्ष है एचएमटी कर्मचारी संघ के, साहब ये कह रहे हैं आपको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, जो रोजगार आपसे छीने जाएंगे उसके बराबर ना सही आसपास आप लोगों को इतनी सुविधाएं दी जाएगी कि भूखमरी नहीं होगी। यानी जो आपका रोजगार छिन रहा है वो गलत जिस तरीके से कहा जा रहा है वैसा कुछ होगा नहीं, क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एचएमटी पिंजौर के अंदर एक बहुत बड़ा प्लांट मशीन टूल और ट्रैक्टर के तौर पे लगाया गया था, इसने भारतवर्ष के अंदर पूरी इंडस्ट्री लगाने के लिए मशीन टूल ने और हरित क्रांति फैलाने के लिए ट्रैक्टर ने बहुत ज़्यादा देश के अंदर विदेशों के अंदर एचएमटी का नाम कमाया, और देश को मुख्यालय के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देश के सौंपा गया। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जिस प्रकार से कंपटीशन चला है, प्रतिस्पर्धा के दौर में टेक्नोलॉजी की थोड़ी कमी रहने की वजह से हमारी एचएमटी जो पिंजौर का यूनिट है उसमें कुछ पिछड़ापन आया। ठीक है, उस पर आएंगे आपके पास, लेकिन आप ये बताएं कि क्या रिहेबिलिटेशन की कोई बातें आपके साथ की जा रही है? क्या कुछ है वो, क्योंकि विशाल सेठ जी कह रहे हैं अभी इस प्रकार की कोई बातचीत हमारे सामने न आई है, और इस चीज से विशाल सेठ साहब, जो लोग भुक्तभोगी है वो कह रहे हैं उनके पास कोई बातें ही नहीं है, ये कहां पर ये बातें हुई ये भी बता दें। देखिए, एक बात को कि जो एचएमटी का है ये जो मसला, इसके अंदर एक मोटे मोटे रूप से अगर देखा जाए तो यदि ये 750 ट्रैक्टर प्रति मास बनाए तो ब्रेक इवन के ऊपर हम आ सकते हैं।
अच्छा, और इतना जो 750 ट्रैक्टर ये लगभग, साहब आपने कहा था रिहेबिलिटेशन की बात, उस पर सुनिए, जवाब दें उसी कि बात वो बता रहा हूं। रिहेबिलिटेशन जो है वो कैसे हो रही है, कहां प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भुक्तभोगी आपके साथ बैठे हैं वो कह रहे हैं उन्हें कोई इस तरह की चीज का पता तक नहीं, उनको अभी नहीं मालूम। ठीक है, जो ये इन्होंने प्लॉट्स बेचने की बात की है, तो फिर बताया किसको आपने? जो लोग नुकसान में जा रहे हैं उन्हें पता नहीं, और आप कह रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन हो रही है। सुनिए ना जी, लगभग 600 करोड़ रुपया इनकी, जो मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि लगभग 600 करोड़ रुपया इन लोगों का वॉलंटरी रिटायरमेंट का एक्सपेंसेस बनता है। नहीं साहब, देखिए यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है। रंजिता जी आ रहे हैं आपके पास, बराबर मौका देंगे आपको। यहाँ पर विशाल सेठ जी, दिक्कत ये है कि जो लोग इससे पूरे तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, अगर आप उन्हें नहीं बताएंगे तो प्रदेश के हालात बिगड़ सकते हैं। बहुत वक्त आपको दिया, वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन रिहेबिलिटेशन की बात जो आपने कही वो कहीं से भी सिरे नहीं चढ़ रही। बिल्कुल नहीं। रंजिता मेहता जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आप कैसे देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? इनसे एक प्रश्न कर लिया जाए। जी आप बोलिए। कि बीजेपी ने जब अपोजिशन में थी तब भी और राज करते वक्त भी इन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, इस यूनिट को बंद नहीं होने देंगे। ठीक है, विशाल सेठ साहब एक छोटा सा जवाब दे दें, क्या वो कोशिशों का दौर खत्म हो चुका है? नहीं, इन्होंने कोशिश की क्या, कौन सी कोशिश की, इसमें क्या फाइनेंसेस लाया, क्या नई टेक्नोलॉजी लाया, कोई चीज नई की, या ये फैसला पहले ठुकराल साहब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर आएंगे, थोड़ा लेट आएंगे। पहले ठुकराल साहब पूरा उनको पहले करने देंगे, उसके बाद आएंगे। रंजिता मेहता जी आप बताएं कि जब आपकी सरकार थी उस वक्त से लेके घाटे में तो ये कंपनी तब से ही चल रही थी, अगर एचएमटी की बात की जाए। जी मेरे को थोड़ा सा टाइम ज्यादा दीजिएगा। आप बोलिए। विशाल सेठ जी की बात का जवाब वो जो नहीं दे पा रहे थे, मैं आपको बताती हूँ कि लतिका शर्मा जी और सांसद कटारिया क्यों इंटरेस्टेड हैं और इनके ऊपर के सेंटर के बंदे क्यों इंटरेस्टेड नहीं हैं। वो इसलिए इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वास्तविक वोट की राजनीति करते आए हैं, और यही वोट की राजनीति के नाम पर उन्होंने बहुत सी वोटें एचएमटी लोगों की ली। और जहां तक बात है एचएमटी का पूरा सिनेरियो, जब से ये यूनिट शुरू हुआ था, पहले ये बहुत प्रॉफिटेबल यूनिट था। अच्छा। और जो नवरत्न कहा जाता है, 9 कंपनियां जो विदेश की हमारी बहुत फेमस है, उसमें से एक नाम एचएमटी का भी था। ठीक है, और कब से ये पूरे तरीके से जो है डिक्लाइन में गया, वो भी बता दें। मैं आपको पूरा बताती हूँ। जब 1990 में इसके एम्प्लॉइज जो थे 8000 थे उससे पहले, उसके बाद इनकी मैनेजमेंट की गलतियों की वजह से ये जो यूनिट था सिक होना शुरू हो गया, और एम्प्लॉय आज घटते घटते 1500 आ गए हैं। और ये सब कुछ कब से लेके चल रहा है रजिता जी? आप एक बात बताएं। राज में समय दीजिए, पूरी बात आप बोलिए। ठीक है, बोल लीजिए। ये जो यूनिट आज 1500 एम्प्लॉय रह गए हैं, इन्होंने 2-3 बार बीच में इनकी मैनेजमेंट ने वीआरएस स्कीम्स निकाली और लोगों को कंपलसरी वीआरएस लेने के लिए मजबूर किया, कंपनसेशन दिया, वो दिया। उसके बाद 2013 में कांग्रेस पार्टी ने इसकी रिवाइवल के लिए पूरी कोशिश की, और हमने इस यूनिट को 1083 करोड़ रुपया रिवाइवल के लिए। और अच्छा चलिए ठीक है, मेरे को रोकना पड़ेगा आपको। कारण ये है कि जो आप 1083 नहीं 81 है, जो 1081 करोड़ आए थे उसका हुआ क्या था, वो बताएंगे हमारे दर्शकों को। वो एचएमटी के लिए आए थे, केंद्र की तरफ से आए थे, ये मैं दर्शकों को बिल्कुल सर। 1081 करोड़ में से 93 करोड़ इनको वर्किंग कैपिटल के लिए दिया गया, जो कुल मिलाकर 45 करोड़ रुपए हाथ में आए थे रंजिता जी। और जो पैसा था जो केंद्र से आया था, वो केंद्र को ही वापस चला गया था। सर आप मेरे को पूरी डिटेल बताने देंगे प्लीज? चलिए बोलिए। उसमें से अगर उसमें से हेरफेर होगा तो आप जो यहाँ के एचएमटी के बैठे हैं आपके पास, पूछेंगे, उनसे भी पूछ सकते हैं। 93 करोड़ के करीब इनको वर्किंग कैपिटल के रूप में दिया गया। 354 करोड़ के रूप जो पैसा था, जो बकाया सैलरीज थी और इनके लोगों को वीआरएस के पैसा मिलना था, उस रूप में दिया गया। अभी भी सरकार के पास 200 करोड़ रुपया जो इनकी डेवलपमेंट के लिए था, वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा। आज जो हालात एचएमटी के हैं, उनको सिर्फ 150 करोड़ की जरूरत है, जिससे कि उसका सर्वाइवल हो सकता है। अगर वही पैसा सरकार रिलीज कर दे तो एचएमटी सर्वाइव कर सकती है। अब मुझे रंजिता जी एक बात बताइएगा, आपको शायद मौका बराबर मिल गया कि आप बात कर रहे हैं कि पूरे तरीके से जो भाजपा है वो इसके लिए जिम्मेदार है। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, कारण आपको बताता हूं कि 90 से लेकर डिक्लाइन शुरू होता है। और अगर हम बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, या फिर हैदराबाद की करते हैं, या फिर उत्तराखंड की करते हैं, जो वहां के कर्मचारी होते थे, आप वहां पर बंद करने के बाद कर्मचारियों को यहां भेजते थे, जिसके कारण होता क्या था कि लोड बढ़ जाता था, यानी प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट जो थी वो बढ़ जाती थी, और कॉस्ट जो थी वो उतनी रहेगी। और इसके कारण होता क्या था कि कंपनी को नुकसान होता चला गया। तो ये अब से नहीं हो रहा, जब सरकार आपकी थी तब भी ये होता रहा है, तभी से ये होता रहा है। राज कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस यूनिट को बंद करने या खत्म करने की नीति नहीं अपनाई। मोदी सरकार, एक बार बताइए, आज कहते हैं हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं। आज खट्टर सरकार और मोदी दोनों जो हैं वो विदेशों में जा रहे हैं लोगों को इनवाइट करने के लिए कि आप आइए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कीजिए। सवाल ये यहाँ पर जो ऑलरेडी यूनिट है, आप अपनी मैनेज जो रुड़की IIT से IMT से जो लोग पास आउट होकर निकलते हैं, अच्छा। दिमाग वाले हैं, उनको आप इस चीज में तो लगा सकते हैं कि आप बताइए कि मैं कैसे इलेक्शन जीतूंगा। आप उनका दिमाग यहाँ यूज कराइए ना कि इस सिक यूनिट को कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर आप
आप वाकई इसका सर्वाइवल चाहते हैं? इंडियन ब्रेन जो है वो बाहर जाके सजेशन देते हैं कि कैसे यूनिट को ठीक किया जा सकता है। सरकार इसको ठीक करने की बजाय इसको बंद करने की कोशिश। रंजिता जी शांत हो जाइए, गुस्सा मत करिए। आप एक बात बताइए, आपको ये नहीं लग रहा कि जो ये पूरी की पूरी एचएमटी कमजोर हुई? क्योंकि आपने खुद ही कहा कि बहुत पॉपुलर होती थी, बहुत पैसा कमाया, हर कोई मान रहा है, लेकिन 90 के बाद जो कारण रहे उसके लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार? बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, चलो हम बताते हैं। वो मैनेजमेंट के लोगों के गलत डिसीजन थे, इनोवेशन नहीं हुई, नई टेक्निक्स नहीं अपनाई। नई टेक्निक्स कैसे नहीं आई, उस पर भी मैं आपसे सवाल लूंगा रंजिता जी, लेकिन गोविंद ठुकराल साहब हमारे साथ हैं, उन्हें चर्चा में ले लेते हैं। ठुकराल साहब, कांग्रेस कह रही है कि हम पूरे तरीके से जिम्मेदार नहीं, लेकिन कमजोर तो उन्हीं के वक्त से लेके होते होते और अब ये जाकर यहां पर पड़ाव ये पहुंचा है जो सामने हम सबके। आपके 1990-91 से लिबरलाइजेशन शुरू हुई, बिल्कुल सही। उसी वक्त से ये जो पब्लिक सेक्टर है उसको एक चोट लगनी शुरू हो गई। ठीक है। जैसे आपने कहा ना, बाहर से वर्कर लाके यहाँ बोझ बढ़ा दिया। एक सिस्टमेटिक प्लान ढंग से दिल्ली में जो बैठे थे मिनिस्टर और बाकी लोगों ने, उन्होंने बड़े प्लान ढंग से इस पे बोझ डाला वर्कर्स का, साथ में टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किया, साथ में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए थी उसको विड्रा करते गए। इसको बड़े सिस्टमेटिक ढंग से सिख किया गया। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आसनसोल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का यूनिट है, वो रॉबिन हुड और हरकुलिस नाम के बहुत मशहूर साइकिल बनाते थे, बहुत बढ़िया साइकिल। उसको ऐसे बंद किया गया कि वहां से फाइनेंशियल पावर विड्रा के दिल्ली के एक डिप्टी सेक्रेटरी के हाथ में दे देगी। उससे कहा कि इनको अगर पाइप चाहिए लोहे की तो 3 महीने के बाद दो, 4 महीने के बाद दो। वो यूनिट सिक होकर खत्म हो गया, उसको उसकी जमीन को बेच दिया गया, खा पी गए लोग। इसी तरीके से इसको सिस्टमेटिकली सिक किया गया। ट्रेजेडी ये है कि जो पार्टी ने सिक किया वो तो सिक करने वाली थी, उसने बाद में 1000 करोड़ से कुछ ज़्यादा पैसे दिए भी, उसमें रख भी लिए, वो रखे भी उन्हीं के वक्त में गए। ये 200 करोड़ की जो बात कर रहे हैं उन्हीं के वक्त में रखे गए। सर वो एक सेकंड सुन लीजिए। तीसरी बात यह है कि बीजेपी ने ये इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, उसके बाद ये वादा किया था। आज भी इनके एमपी और एमएलए वही वादे दोहराते हैं। ठुकराल साहब आएंगे आपके पास, हमारे साथ अत्रे साहब भी है, उन्हें चर्चा में ले लेते, फिर आपके पास आते हैं। विशाल सेठ जी एक जवाब दे दें थोड़ा सा जी, कि इन्होंने सीरियस तौर पे कोशिश क्या की कि इसको रिवाइव किया जाए। चलिए पहले सेठ साहब आप ही बताते, जो सवाल आपसे ठुकराल साहब ने पूछा कि रिवाइवल के लिए क्या किया गया। हमारे जो स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद महोदय हैं, उन लोगों का बिल्कुल इस बारे में इन्होंने पूरा अपना प्रयास किया कि ये किसी प्रकार से ये फैक्ट्री चल सके, किंतु कुछ वास्तविकताएं जो टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं, उसको विधायक या सांसद नहीं बता सकते। उनके राय के अनुसार, उनकी सजेशंस के अनुसार इन्होंने हमारे यहाँ पर लोकल विधायक और सांसद दोनों ने बहुत प्रयास किया, किंतु जब एक वायबिलिटी उनके सिर पे डाल देंगे टेक्नोलॉजिस्ट में, नहीं, जब एक वायबिलिटी नहीं बन रही, पूरा करने देते हैं ठुकराल साहब। सुनिए, जब एक वायबिलिटी नहीं बन रही, इन्होंने जब एक पीछे भी सरकार ने ये पैसे दिए थे, तब उनका एक साथ में कैप भी था कि हम 10,000 ट्रैक्टर अगर एनुअली बना सकते हैं, तभी ये जो 200 करोड़ वाली बात जो पीछे कह रहे थे वो भी तभी दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातों को देखते हुए देखिए, इस समय मात्र जो हमारे 1500 लोगों को रोजगार, हम इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो 867 एकड़ जमीन के ऊपर हम अभी केवल वो विकल्पों की बात है, क्या कुछ किया जाता है, बिल्कुल नहीं, उस पर नहीं जाएंगे। पहले प्रवीण अत्री जी के पास जाएंगे। रंजिता मेहता जी आ रहे हैं आपके पास। प्रवीण अत्री साहब, दोनों पार्टियों को आपने सुन लिया, प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से, और वाकई में जो रिहेबिलिटेशन की बातें की जा रही है उससे डाइजेस्ट होती है? देखिए राज, पहली चीज तो ये है कि दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था और मुझे बड़े अजीब तर्क लग रहे थे। इस प्लांट की दुर्दशा और उसके बंद होने में दोनों अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते जी। ठकुराल साहब ने इस प्लांट की दुर्दशा के जो कारण गिनवाए बिल्कुल सही है, और उनमें एक कारण और भी है, और वो एचएमटी के यूनियन प्रधान यहाँ बैठे हैं, वो बेहतर जानते होंगे। इस प्लांट के फंड ट्रांसफर होते थे बेंगलोर के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। जो क्राइसिस इस प्लांट के अंदर पैदा हुआ वो पुअर मैनेजमेंट की वजह से हुआ। और पुअर मैनेजमेंट, देखिए रंजीता जी को एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि जो भारतीय सरकार का भारी उद्योग मंत्रालय है उसके अंदर ये प्लांट आता है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि पुअर मैनेजमेंट हुई। पुअर मैनेजमेंट इस वजह से हुई कि सरकार की वजह, उसका कारण भी सरकार है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के अंदर ये हालात पैदा हुए और आज ये हालात बन गए। दूसरी तरफ विशाल जी जो एक रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, देखिए जबरन वीआरएस
को आप रिहेबिलिटेशन का नाम नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। रिहेबिलिटेशन एक अलग चीज है, जबरन वीआरएस एक अलग चीज है। आप 600 करोड़ रुपए जो जबरन वीआरएस है उसको आप रिहेबिलिटेशन कैसे कह सकते हैं? और दूसरी बात जो विशाल सेठ जी बार बार कह रहे हैं कि साहब जो 800-850 एकड़ जमीन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की नजर उस जमीन पे है। देखिए ये केवल 1444 इंप्लॉइज के भविष्य की बात नहीं है, ये लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों के भविष्य का सवाल है। परिवार जुड़े हैं। बिल्कुल परिवार जुड़े हुए हैं। आपने कहा परिवार जुड़े, और परिवारों में से एक हमारे साथ है महेंद्र सिंह जो अध्यक्ष है एचएमटी कर्मचारी संघ के। महेंद्र जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, हरियाणा का आवाम आपको पूरे तरीके से टकटकी लगाए देख रहा होगा, आपके हालात क्या है? अगर परिवारों की बात करते हैं वहां पर किस तरीके का माहौल है, क्या चीजें चल रही है जहन में, वो आप जरा बताएं। सर, एक जो ठुकराल साहब ने जो बात कही, मैं पूरी तरह से इनकी बात से सहमत हूँ। हमारी कंपनी 2001 तक लगातार प्रॉफिट में थी और सरकार को मुनाफा कमा के दिया है। हमारा हैदराबाद के अंदर लैंप डिवीजन बंद हुआ, जिसके 300 कर्मचारी पिंजौर के अंदर लाके रखे गए। उनका सैलरी का बर्डन, उनका मेडिकल का बर्डन, उनकी ग्रेजुटी का और उनका वीआरएस का जो पैसा था पिंजौर ने वहन किया। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर एक यूनिट था, उसको बंद किया गया, उसके सारे कर्मचारी पिंजौर के अंदर आए। ऐसे ही रानीबाग के अंदर एक यूनिट था गड़ियों का, उसमें से लाके भी यहाँ पे लोग रखे गए। और लगातार जैसे हमारे भाई साहब अत्रे जी ने बताया कि हमारे पैसे लगातार हेड ऑफिस में दूसरी कंपनियों को चलाने के लिए लगातार जाते रहे। ये मिसमैनेजमेंट की वजह से सब कुछ हुआ है। और आज जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। चलिए ठीक है महेंद्र सिंह जी, आप सहमत नहीं है। सवाल मेरा आपसे ये भी था कि घरों में माहौल कैसा है, किस तरीके का माहौल है, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा आप कर सकते हैं। सर, अब तक जिस प्रकार मैं महसूस कर रहा हूं, जैसे कि हमारे सेठ साहब ने जो प्लान दिया है, किसी भी कर्मचारी को अब तक ये नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इवन देन आज भी जो हमारी एमएलए साहिबा हैं वो 3:30 बजे एचएमटी के अंदर आई थी, हमारे ऑफिसर एसोसिएशन और हमारी दोनों को मीटिंग ली है और उन्होंने आगे का प्रोसेस चलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें हमारे साथ वादे किए हैं। लेकिन इनकी बात सुनने के बाद मैं बड़ा अचरज, मेरे को हैरानी हो रही है कि बीजेपी किस प्रकार से एचएमटी को देख रही है। और एचएमटी जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर ये पब्लिक सेक्टर लगाया गया था, इस इलाके के साथ साथ हरियाणा के अंदर भी इतना पुराना पब्लिक सेक्टर जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर रहा है, और आज जिस प्रकार की दुर्दशा के अंदर ये जा रहा है। और बीजेपी के जो साथी जिस प्रकार से प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि प्लाट काट के ये उद्योग स्थापित किए जाएंगे, एक लगे लगाए इतने बड़े उद्योग के जो 2000 करोड़ रुपए में भी नहीं लगता, उसको बर्बाद करके अगर यहाँ यूनिट लगाने के ये बात प्रयास कर रहे हैं, ये भी एक और सियासी शिकूफाई नजर आएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, आप सबके पास वापस आऊंगा और उसके बाद पूरे तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मिसमैनेजमेंट एक बड़ा कारण कहा जाता है, क्या वो बीजेपी की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है? दूसरी बात जो रिहेबिलिटेशन की बात है, क्या वो पूरे तरीके से हो पाएगी? लेकिन पता ही नहीं है, अगर आपने मैसेज ही नहीं दिया तो फिर कैसे होगा? एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद चर्चा इसी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और बिग डिबेट में हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हैं जो अलग अलग तरीके से अपनी बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो एचएमटी के साथ परिवार जुड़े हैं वो इन सब तर्कों को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि सवाल रोजगार का है, सवाल आजीविका चलाने का है। रंजिता जी, आपके पास आना चाहूंगा। पूरे तरीके से जो कमजोर करने की प्रक्रिया है एचएमटी को पिंजौर के लिहाज से कम वो कांग्रेस राज में ही हुई है, ये बात हर कोई कह रहा है। सर, अगर आप बिना वजह से कांग्रेस को हर चीज में घसीटना चाहते हैं तो वजह हम आपको बता चुके हैं और बताएंगे। जो अगर हम आज अभी बात कर रहे हैं कि 1400, 1450, 1500 एम्प्लॉई हैं, आज ये 1500 एम्प्लॉई की कहानी नहीं है। आज अगर इस यूनिट की बात की जाती है तो इसके आज 400 डीलर है और 400 डीलरों के आगे 15,000 एम्प्लॉई हैं। इसके 500 आगे सप्लायर है, उनके आगे 30,000 एम्प्लॉई हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 45,000 एम्प्लॉई तो सिर्फ ये माने गए। बाकी जो एचएमटी की एम्प्लॉइज है तो तकरीबन 1 लाख लोग इससे अफेक्ट होंगे अगर इस यूनिट को बंद किया जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे पहले भी भाजपा की और ललपा जी सरकार आई थी, इन्होंने बहुत अच्छा यूनिट सूरजपुर में एसीसी का चल रहा था, उसको भी इन्होंने बंद करने का काम किया था और उसके 2000 से ऊपर एम्प्लॉय उस टाइम बेरोजगार हो गए थे। वही काम अभी दोबारा करने जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि बिल्डर, बड़े बड़े बिल्डरों को जमीन देखी जाती है और वो मुनाफा कमाया जाता है। चलिए ठीक है, आप कुल मिलाकर जमीन है एक और आरोप लगा रहे हैं और आरोपों की कतार बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुद्दे पर ही रहेंगे कि जिस मुद्दे की आज बात हो रही है वो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एचएमटी एक ऐसा नाम
जब जहन में पूरे के पूरे एचएमटी का नाम आता है तो एक चीज जरूर जहन में आती है कि छोटे छोटे उद्योगों को जिस तरीके से बिल्ड कर उन्हें एक जगह पर ले जाया गया, बनाया गया, और उसके बाद अगर उसका ये हाल हो जाए तो क्या होगा। विशाल सेठ साहब कुछ कहना चाहते थे पहले तो रंजिता मेहता जी की बात पर, और मिसमैनेजमेंट का एक छोटा सा नमूना आपने भी पेश किया कि आप कह रहे हैं कि रिहैबिलिटेशन होगी, लेकिन जो ये कर्मचारी है इन्हें खुद पता नहीं, ये मिसमैनेजमेंट नहीं तो और है क्या। मेरी एक छोटी सी बात है, इसके साथ साथ मैं एक मिसकैलकुलेशन भी बता दूंगा रंजीता मेहता जी की। जी रंजीता मेहता जी ने अभी बड़े बड़े फटाफट फिगर बना दिए, ये उसको देखते हुए मतलब ये जांचा नहीं कि रियलिटी क्या है। इन्होंने लगभग 1 लाख लोगों का एक आंकड़ा दिया कि इससे 1 लाख लोग प्रभावित होंगे इस इंडस्ट्री से। मैं इनको रंजीता मेहता जी को ये बात बताना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री एचएमटी पूरे महीने में 100 ट्रैक्टर बनाती है, और 100 ट्रैक्टर की जो कीमत है, जो सेल प्राइस है, वो 5 करोड़ रुपए बनती है, लगभग 5 लाख रुपए का ट्रैक्टर अगर हम एक माने मार्केट के अंदर। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि 5 करोड़ की सेल के ऊपर किस प्रकार से 1 लाख लोगों का जीवन उसके ऊपर सर्वाइव कर रहा था, मुझे समझ नहीं आई किन आंकड़ों पे। क्यों नहीं कर रहा है, बताइए। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि इस यूनिट के 400 डीलर हैं? आप इस बात से इनकार करते हैं कि इसके 500 सप्लायर हैं? चलिए ठीक है ना, सुनिए ना, देखिए आप दोनों अगर आपस में बातचीत करेंगे, टोटली कैलकुलेशन आप 5 करोड़ को 1 लाख से डिवाइड करके तो देखिए क्या। चलिए ठीक है, आप दोनों ने एक दूसरे से सवाल पूछ लिए ना, आप दोनों ने एक दूसरे से सवाल पूछ लिए। रंजिता जी सुनना पड़ेगा, अगर इसी तरीके से बोलते रहेंगे तो डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगा। विशाल सेठ जी आपने भी जवाब दे दिया रंजिता जी की बात का, अब ये बताएं कि मिसमैनेजमेंट कैसे नहीं है, रिहैबिलिटेशन की बात कर्मचारियों को पता तक नहीं। देखिए इसके ऊपर पूरा एक वो तैयार किया जा रहा है, हम जो किया जा रहा है। आपने कहा था कि आपके पास आंकड़े भी आ गए थे। देखिए आंकड़े लगभग ये आए हैं कि 600 करोड़ रुपए अगर हम इनको इनकी वो करते हैं, क्या नाम इनकी, लेकिन आप ही के विधायक तो उनके पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम आपकी कोशिशें कर रहे हैं, बंद नहीं होने देंगे। मैंने आपको ये बताया था कि वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर होती है तो लगभग 600 करोड़ रुपए का उसका खर्चा आता है एचएमटी का। तो उसको इन लोगों को कैसे स्थापित किया जा सकता है। एचएमटी का इस समय एवरेज एज ऑफ एन एम्प्लॉय इज अराउंड 55 ईयर्स, 55 वर्ष की आयु लगभग एवरेज एज है। ठीक है, जो लोग रिटायरमेंट के नजदीक है उनको वो वीआरएस ले सकते हैं। ठीक है, जो लोग जिनका अभी बहुत कैरियर पड़ा है उनकी रिहेबिलिटेशन के बारे में सरकार कोई प्लान बना रही है। अच्छा। कुछ ना कुछ इनको सोचा जाएगा, इनको इस प्रकार से छोड़ा नहीं जाए, मझधार में नहीं छोड़ा जाएगा। मझधार में नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत सुकून मिला होगा आपकी बात सुनकर इनको। आपको मैं बता दूं एक आंकड़ा कि जो 70% कर्मचारी है एचएमटी के, उनकी उम्र 50 से ज्यादा है, और जो 30% लोग बचते हैं उनका क्या होगा। और उसके साथ साथ जो ये 70% का आंकड़ा है ये भी अपने आप में चिंता की लकीरें जरूर बढ़ाता है। ठुकराल साहब एचएमटी है क्या, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं ताकि पूरे तरीके से समझ पाए कि चर्चा इतने गहनता से हो क्यों रही है इस पर। देखिए एम्प्लॉइज की क्या बनेगा वो चिंता का विषय है, हमें ध्यान देना चाहिए, हम ध्यान दे रहे हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। सवाल यह कि एचएमटी की फैक्ट्री लगने के बाद आपका चंडीगढ़ में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पैदा हुई, आगे बढ़ी, मोहाली में बढ़ी, पंचकूला में बढ़ी, बद्दी में बढ़ी, 4 शहरों में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है उसका धुरा जो था वो एचएमटी थी। कोई पार्ट्स बनाते थे, कोई कुछ बनाते थे। इसके बाद ये एचएमटी की मशीनें और ट्रैक्टर बेचने के लिए सारे हिंदुस्तान में, ग्रीन रेवोल्यूशन में कितना बड़ा रोल है इसका। सही कह रहे हैं आप ये देखिए ना, अब इसमें क्या है कि ट्रैक्टर की हमें आज ज़रूरत है, हमें मशीन टूल की ज़रूरत है। जब ज़रूरत है तो हमारे पास इतनी बड़ी फैक्ट्री है जहाँ वर्कर्स बैठे हुए हैं, हम कुछ पैसे डाल के कुछ करके आगे ले आए। अब विशाल जी ने कह दिया बड़े आराम से कि पॉलिटिकली तो हमें ठीक है, लेकिन हमें एक्सपर्ट्स ने बता दिया कि नहीं चलेगा। एक्सपर्ट्स ने क्या बताया कि ट्रैक्टर की सेल की मार्केट नहीं है, ट्रैक्टर बिक नहीं सकता, एचएमटी बना नहीं सकती। ये क्या, ये लॉजिक क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप सीधे जंप कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन पे। रिहेबिलिटेशन तो अपने आप हो जाएगा जब वर्कर्स को काम ही मिल जाएगा, वहाँ ट्रैक्टर ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे। क्या वहाँ ट्रैक्टर ज़्यादा नहीं बन सकते? ठीक है, क्या ठीक है, सवाल यही है कि क्या वहां पर ट्रैक्टर ज्यादा नहीं बन सकते। इसका जवाब शायद हमें महेंद्र सिंह जी से बेहतर कोई नहीं देगा। महेंद्र सिंह जी, क्या आप लोग ट्रैक्टर ज्यादा नहीं बना सकते? जो रिहेबिलिटेशन की बात की जा रही है वो हो ही ना, एचएमटी बच जाए और आप लोगों का जो रोजगार है वो बचा रहे, एचएमटी एक एग्जाम्पल है वो बना रहे। सर जो संसाधन है या सामान का प्रबंधन करना है वो हेड ऑफिस की मैनेजमेंट ने और पिंजौर की मैनेजमेंट ने सरकार के द्वारा करना है। आज भी हमारी 10,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर बनाने की कैपेसिटी है और मार्केट के अंदर आज 5-6 लाख की ट्रैक्टर की मार्केट हर साल की है। उसमें हमारे 10,000 ट्रैक्टर बिल्कुल बढ़िया बिक सकते हैं। दूसरा मैं एक चीज़ और क्लियर कट ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आज जितनी भी ट्रैक्टर इंडस्ट्री है उनका जो मार्केट में प्राइस है
वो HMT करके ही कंट्रोल है। ये एक सरकारी कारखाना है, सबसे कीमत हमारे ट्रैक्टर की है, सबसे कम डीजल हमारा ट्रैक्टर खाता है और पूरी हार्स पावर जो है हमारा ट्रैक्टर बहुत बढ़िया देता है, जबकि दूसरे ट्रैक्टर बताते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं। और आज जिस प्रकार से मैंने पहले भी मिसमैनेजमेंट के बारे में बात की, आज पूरी की पूरी दुर्दशा हो रही है वो मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रही है। और आज जिस प्रकार से हमारे जो प्रवक्ता जी अलग अलग भिन्न भिन्न अपने तर्क दे रहे हैं, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि जो ये 700-800 एकड़ जमीन की जो बात की जा रही है, खाली जमीन पड़ी है, इसके अंदर इंडस्ट्री लगाएं, जो मर्जी ये डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो यूनिट लगा हुआ है वो और हमारी टाउनशिप को छोड़ के बाकी जमीन में आप जो मर्जी इसको विकसित कीजिए, लेकिन एक लगी लगाई इंडस्ट्री को उजाड़ के आप कोई आगे भविष्य देख रहे हैं तो ये हमारे बिल्कुल भी गले नहीं उतर रही है। और जब से ये समाचार हमारे सामने आया, हमारे पूरे बच्चों का, परिवार का बिल्कुल बुरा हाल हो चुका है। बिल्कुल परिवारों का बुरा हाल हो चुका है और जो रोटी है वो गले से नीचे जाना अपने आप में मुश्किल हो जाता है जब आपको पता चलता है कि आपका रोजगार छिनने वाला है। अत्रे साहब, आपने सबको सुना, बड़ी शालीनता से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उदासीन रवैया है या नहीं वो भी आप हमें बताएं और उसके साथ साथ ये बताएं कि HMT पूरे तरीके से निशाना क्यों बनती दिख रही है यहाँ पर। देखिए राज, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रिहेबिलिटेशन के ऊपर जिस तरह के तर्क दे रहे हैं ना, बड़े अजीब से लगते हैं। आप रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, कोई ब्लूप्रिंट आप लेके नहीं आए, आपने यूनिट बंद करने की बात अनाउंस कर दी, लेकिन आपने रिहेबिलिटेशन के ऊपर कोई ब्लूप्रिंट दिया है? कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया। अभी भी आप ये बात कर रहे हैं कि हम इस पे सोच रहे हैं, हम विचार करेंगे वगैरह वगैरह, जो बड़ा अजीब सी बात है। दूसरी बात, जहां तक सिख यूनिट का जिक्र कर रहे थे सेठ साहब कि सिख यूनिट है, तो क्या सिख यूनिट सर्वाइव नहीं करते? क्या आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि एक सिख यूनिट को आप सर्वाइव करवा सके? इसका मतलब आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल नहीं है और आप हजारों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पे उतारू हो गए। टेक्नोलॉजी का बहुत मेजर इशू है। आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आप रोजगार देने का वायदा करते हैं और अपने नारे और अपने वायदे दोनों की खिल्ली उड़ा रहे हैं। अब आप रोजगार छीन रहे हैं और मेक इन इंडिया तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि आप एक यूनिट को बंद करने पे उतारू हैं। और जहां तक बात है कि जी साहब प्रोडक्शन कॉस्ट बार बार जिक्र कर रहे हैं, साहब ट्रैक्टर कम बनते हैं, कॉस्ट इतनी आती है। इनको ये भी जान लेना चाहिए कि जो प्राइवेट कंपनी हिंदुस्तान में ट्रैक्टर्स बना रही हैं वो इंडियन मार्केट के अलावा एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। आपके अंदर इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए। अब बाहर से इन्वेस्टर्स को कॉल करते हैं, उनको क्या दिखाएंगे कि साहब आप अपना यूनिट बंद कर रहे हैं। अब जब आप ये चीज उनको एग्जांपल देंगे और फिर उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आके इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, सीधा सीधा प्रदेश की जनता के साथ और खास तौर पे HMT के जो एम्प्लॉइज हैं उनके भविष्य के साथ ये सीधा सीधा खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, हर कोई यही कह रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है और खास तौर पर कर्मचारियों के साथ। लेकिन ठुकराल साहब, जो एक एग्जाम्पल सेट करने की हम बात कर रहे हैं वो यहां पर नहीं दिख रहा। और दूसरी बात कि और जगहों पर किस तरीके का इंप्रेशन जाएगा कि अगर HMT जैसी कंपनी बंद हो सकती है तो हाल है क्या। हम बार बार बात करते हैं विदेशों से निवेश लाने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम देसी चीज की हाल देखते हैं तो क्या है? देखिए, विशाल जी का थोड़ा सा बिजनेस से काफ़ी तजर्बा है जी, और अगर बिजनेसमैन की तरह सोचें कि इनका अपना ये यूनिट है, ऐसे लगा हुआ है, 2000 करोड़ पे लगा हुआ है और ऐसा यूनिट बन नहीं सकता, हमारे पास ज़मीन पड़ी है, खाली पड़ी है, HMT की ज़मीन खाली पड़ी है, आप उसको बेच के, उसके शेड बेच के वो पैसा इधर लगा लीजिए जी। कोई भी अगर कोई बिजनेसमैन हो, किसी बिजनेस हाउस का, किसी धनाढ़ हाउस का ये यूनिट लगा हो तो वो कैसे करेगा, क्या करेगा? बंद करके पैसे देके 600 करोड़ भी है और बाय बाय करके निकल जाएगा? कहाँ जाएगा वो? बिल्कुल सही, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? उसको उस तरीके से सोचें, बिजनेस के तौर पे सोचें, इसको इस तरीके से सोचें कि HMT एक नाम है, अच्छा ट्रैक्टर बनाते हैं, सस्ता ट्रैक्टर बनाते हैं, किसानों की पसंद है और बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया। वो पैसा तो कहीं और खाए गए, इधर उधर चले गए, अब पैसा वापस कर दीजिए। जो कमाया था, जो HMT ने पैसा कमाया था वो पैसा HMT को दे दीजिए, उसका 20% दे दीजिए। जो पैसा कमाया था वो आप वापस कर दीजिए, 20% दे दीजिए। रंजिता मेहता जी, आपके समय में भी मुश्किलें तो जरूर आती होंगी, लेकिन आपकी तरफ से इस तरीके का कदम नहीं उठाया गया। अगर ब्लंट कदम कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन भाजपा को यह करने की जरूरत पड़ गई। राज, अगर हम इसको रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं तो मैं इस चैनल के माध्यम से सुझाव दे सकती हूँ कि इसको कैसे बचाया जा सकता है। मैं लेमैन, मैं कोई टेक्निकल नहीं हूँ, पर एक आम आदमी को भी समझ में आता है। आज जो 850 करोड़ की जमीन है इसकी मार्केट वैल्यू 15,000 करोड़ है, जिसके ऊपर सरकार की नजर है। आज जो इनकी मशीनरी खड़ी है उसकी 5,000 करोड़ की वैल्यू है, जिसके ऊपर सरकार की नजर खड़ी है। तो उस 20,000 करोड़ की से नजर अगर हटाकर जो इनकी एक्चुअल यूज लैंड है वो 400-450 एकड़ के करीब है, 400 एकड़ जमीन अभी भी खाली पड़ी है। जो ये जमीन है बिल्कुल रेलवे लाइन के साथ है, यहाँ पे कोई रेल कोच फैक्ट्री या कुछ भी नई चीज लाकर इसका मुनाफा जो है वो HMT के साथ शेयर किया जा सकता है और उसको रिहेबिलिट किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, हरियाणा को पर मंथ सेल्स टैक्स
एक्साइज ड्यूटी, चलिए वो बहुत कुछ मिलता है, बिजली ठीक के है। बिल के नाम पर 50 करोड़ रुपया पर मंथ का लॉस शुरू हो जाएगा अगर एचएमटी आज बंद। चलिए ठीक है, विशाल सेठ साहब मैं एक बात कहना चाहूंगा। चलिए आप कह लीजिए। देखिए रंजीता जी ने जो सुझाव दिया है जी, कोई शक नहीं है, अगर मैनेजमेंट के हिसाब से बात करें सुझाव तो विचारणीय हैं, लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि जब इनकी सरकार थी इन्होंने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया इसे। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त वो केंद्र पूरा नहीं से दे पाए। आया, वो वो केंद्र से आया, केंद्र को चला गया, वो केंद्र से आया, केंद्र को चला गया। रंजिता जी केंद्र से आया था, केंद्र को ही चला गया था। आपने पैसा जो आप बार बार कह रहे हो, इस जमीन पे नजर पहले भी थी, अब भी है जमीन पे। एग्जैक्टली बेसिक ये उस वक्त बच गए क्योंकि प्रेशर बहुत पड़ा। चलिए तो कुल मिलाकर ठुकराल साहब भाजपा एक कदम आगे है कांग्रेस से, और अगर नहीं है विशाल सेठ साहब तो कैसे नहीं है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि आपकी नजर बड़ी प्रॉपर्टी पर है, 15,000 करोड़ बहुत होता है। देखिए जी, ये कोई प्रॉपर्टी किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं बन जाएगी इससे, वो सब पहली बात। देखिए ये जो बार बार मेक इन हैं। इंडिया की बात करते हैं, इनको एक बात को ये बताना, ये पता नहीं क्यों ये बात समझ नहीं रहे हैं कि 850 यहाँ बैठा कोई भी शख्स आपकी बात नहीं समझ पा रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 850 एकड़ जमीन के अंदर यदि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहो तो आप 50,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन वही आता है, अगर आप करना चाहो, आप चाहते नहीं हो, आप तो छीन रहे हो रोजगार। तब आप चिल्लाना शुरू करते हो, आपने खुद बोला, देखिए सेठ साहब आपने खुद बोला। चलिए विशाल सेठ साहब को पूरा करने देते हैं। विशाल सेठ आप बोलिए। मतलब वो जब बोलने लगते तो बोलिए मुद्दे पर आइए। तो आप इसके अंदर अगर एचएमटी के अंदर जिस प्रकार से रंजीता मेहता जी ने कहा कि रेल कोच फैक्ट्री, इसको भी एक्सप्लोर किया गया था, इनको नहीं मालूम। रेल कोच फैक्ट्री वालों ने इस जमीन के ऊपर अपनी रेल कोच फैक्ट्री की वायबिलिटी नहीं बताई थी। दूसरा कुछ ना कुछ लगाने का बिल्कुल इसके ऊपर प्रयास है। इसके अंदर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि केंद्र सरकार जो हमारे एम्प्लॉइज हैं एचएमटी के, इनकी रिहेबिलिटेशन के बारे में बिल्कुल पूरी तरह से सीरियस है। इन लोगों के दरअसल आपने नई खबर दी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि एचएमटी रिहेबिलिटेशन जो प्लान है वो भी यहाँ पर चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये सब के सब अपनी बातें रखना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, दावे किए जा रहे थे, मेक इन इंडिया के नारे दिए जा रहे थे, वो सब कुछ हवाई नहीं तो और क्या अगर एचएमटी ही बंद हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक। सरकारों का एचएमटी के लिए उदासीन रवैया क्यों रहा? यह सवाल लगातार उठेगा, बार बार उठेगा, क्योंकि हकीकत के आईने में आज सिर्फ एक चीज सामने आ रही है, वो है सरकार का झूठ। बार बार यही कहा जा रहा है कि वादे कुछ किए जाते हैं, बातें कुछ की जाती है और तस्वीर कुछ और ही होती है। महेंद्र सिंह जो अध्यक्ष एचएमटी कर्मचारी संघ के, वो हमारे साथ है। महेंद्र सिंह जी, हम जानना चाहेंगे, 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती और उसके बाद अब बातें की जाती है कि रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा, यानी एक बात तय है कि एचएमटी बंद होगी। सर, एक जो रिहेबिलिटेशन वाली जो बात की जा रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जिस कर्मचारी की 30 साल से ऊपर नौकरी होगी उसको बेनिफिट उसमें मिलता है। हमारे 500 से ऊपर ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी 30 साल से और 20 साल के बीच में है। उनको उसका 50% भी बेनिफिट वीआरएस का नहीं मिलेगा, और इस कंपनी का अगर बंद होने का डिसीजन होता है तो वो हर प्रकार से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आज उनकी एज जो है, बच्चों की शादी, एजुकेशन की, इस प्रकार से लोग घिरे हुए। पिछले 17 महीने से वेतन नहीं मिला, हर प्रकार के अपने गहने बेच के, अपना सामान गिरवी रख के अपनी रोजी रोटी चलाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आज सरकार उदासीन रवैया अपना के हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है तो बड़ी दिक्कत और परेशानी होगी। दूसरी तरफ मैं ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि औरंगाबाद के अंदर हमारा एक एचएमटी का छोटा सा यूनिट है जो 2004 में उसको क्लोजर करने का डिसीजन ले लिया गया था, लेकिन आज भी उसको रिवाइव करके 20 करोड़ का रिवाइवल पैकेज दिया है और दोबारा से उसको चालू किया गया है, क्योंकि वो हमारे उद्योग मंत्री जी के इलाके में पड़ता है। और ऐसे ही फर्टिलाइजर के बहुत सी ऐसी कंपनियां जिसमें 50,000 करोड़ का जो अपना रिवाइवल पैकेज दे के उनको चलाया जा रहा है। हमारी फैक्ट्री मात्र 200-300 करोड़ रुपए का अगर रिवाइवल पैकेज दे के इस फैक्ट्री को चलाना चाहें तो इस फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीदें बन सकती है। और हमारी नरेंद्र मोदी जी से और हमारे खट्टर साहब से, मुख्यमंत्री हरियाणा से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं हमारे कर्मचारियों को कि ऊपर और नीचे दोनों जगह, केंद्र में और नीचे हरियाणा में भाजपा की सरकार है और वो हमारे साथ कोई भी बुरा अन्याय
नहीं होने देंगे। और आज भी हमें भरोसा है, हालांकि हमें यहाँ सुनने में मिला है कि हमारे को टोटली बंद किया जा रहा है, लेकिन आज भी मैं इस उम्मीद के साथ बैठा हूँ कि हमारे भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन वो वादे कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं वो इस चर्चा में साबित हो ही चुका है। विशाल सेठ साहब, 17 महीने से तनख्वाह ना मिले, 2-2 दिवालियां निकल जाए और त्योहारों का देश भारत, त्योहार आते रहें जाते रहें लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं, क्या होगा? मानवीय आधार पर सोचकर देखिए जरा। देखिए, पीछे 7 महीने का वेतन इनको दिया गया है। कांग्रेस के वक्त की बात नहीं, पर नहीं जाएंगे। नहीं, अभी 17 महीने से, दिया बीते 17 महीने से इन्हें कुछ नहीं मिला। सुनिए, मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर हमने 7 महीने का दे भी दिया, किंतु जो अगर वो पीछे पेंडिंग है वो पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। वो एक व्यक्ति को, एक सैलरीड क्लास के आदमी को अपना, उनके सबके खर्चे नियमित पूरे बंधे होते हैं महीने के। नहीं, सरकार को सब पता है जी, ऐसा नहीं है, किंतु इनकी मैनेजमेंट। सेठ साहब को एक मिनट देते हैं, बोलिए जी। कुछ मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली। इस बात के लिए हमारे सांसद महोदय इस समय जरा एक टूर पे गए हुए हैं अपने। अच्छा। इसके ऊपर कोई सरकार का एक कोई शेड्यूल कास्ट के उसके ऊपर कोई वो छोड़िए आप तो वो अभी 2-3 दिन में आने वाले हैं। वो उनके साथ आज बात मैं आज भी करूंगा, उनको लेकर के दोबारा गीते जी के पास एक बार जाकर एक बार हम गुहार लगाएंगे, इन लोगों को ले जाकर पूरा प्रयास करेंगे कि या तो इस फैक्ट्री को बंद ना किया जाए, नहीं तो इन सब लोगों के रोजगार का कुछ ना कुछ वायदा इन सबको देकर इनको रोजगार इनको दिया जाए। आपने विशाल सेठ साहब जिस तरीके से कहा ना कि हम लोग गुहार लगाएंगे, आपकी भी यहां पर बेचारगी नजर आ रही है। क्या वाकई में भाजपा जो है वो बेचारगी की सूरत पर पहुंच चुकी है कि सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती? अगर ये सूरत है तो ये भी बता दें। देखिए, 1-to-1 जो इनका मैन टू मैन कांटेक्ट होता है, इन लोगों के साथ हम बहुत देर से जुड़े हुए हैं, इन लोगों के को जानते हैं। इन लोगों की वास्तविक समस्या जिसका रोजगार छूट जाए उसके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके साथ कोई मतलब जब आप एक आदमी की का एक सुनना और एक उसको फील करना, उसके 1-to-1 उसके साथ बैठकर उसको महसूस करना, बहुत अंतर होता है इन बातों के अंदर। बातों की पुलिंदे बुनने के अलावा क्या वाकई में सरकार कुछ करेगी साहब? सरकार, देखिए, मैं इस बात को आपको बिल्कुल वादा देता हूं कि सरकार इनके साथ कोई धोखा या कोई इस प्रकार की बात नहीं होने देगी। इन लोगों को या तो कहीं स्थापित किया जाएगा या इन लोगों के लिए जीवन के अंदर कोई कठिनाई ना रहे, इस प्रकार की सुनिश्चित करेगी। बहुत बढ़िया आपने कहा। ठुकराल साहब, आप चलिए आप बोल लीजिए इनके जवाब। शेठ साहब ने जब इनकी बकाया तनख्वाह की बात हो रही थी, शेठ साहब बोले कि उसमें कुछ मैनेजमेंट प्रॉब्लम जी। बड़ी हैरानी की बात है, मैनेजमेंट आपकी, सरकार आपकी, तो प्रॉब्लम कहाँ है? सवाल तो यही है, हट फिर का सवाल यही उठता है कि जो मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट में तब्दील हुई है, क्या वो मैनेजमेंट वापस पटरी पर आ पाएगी या फिर इस मिसमैनेजमेंट के बल पर जो है वो एचएमटी दम तोड़ देगी? ठुकराल साहब, क्या लगता है, कुछ उम्मीद है यहाँ पर या फिर अब कुछ नहीं हो सकता जिस तरीके से सरकार के नुमाइंदे बोल रहे हैं? इनका विशाल साहब जानते हैं, इनकी सरकार का दिल्ली में ये पॉलिटिकल डिसीजन है इस यूनिट को बंद करने का। मैनेजमेंट की बहानेबाजी है, मैनेजमेंट को ठीक किया जा सकता है। तो मोदी साहब किस मर्ज की दवा हैं? वो इतने बड़े वादे कर रहे हैं, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस चीज़ की दवा है वो? अगर इसको यूनिट को सिक डिक्लेयर करके ख़त्म कर दिया जाएगा, रिहेबिलिटेशन तो एक छोटा सा हिस्सा है। सवाल है कि एक पब्लिक सेक्टर का एक बहुत नामी ग्रामी जगह को बंद करके आप उस पर क्या बनाएंगे? कौन सी इंडस्ट्री आ जाएगी, कौन से यूनिट आ जाएंगे यहाँ पे? ठीक है, रेलवे ने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। ठीक है, तो कौन आएगा? के बाद चलते हैं। रंजिता जी, 17 महीनों से घर में ये समझिए कि चूल्हा ना के बराबर ही जला है और जो रोटी खाते भी है वो खाना भी मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल रहता है। और आप समझ भी पाएंगे क्योंकि आपकी भी सरकार रही, उस वक्त की भी तनख्वाह नहीं मिली थी, 7 महीने की तनख्वाह आप लोगों ने भी दी। ऐसे हालात पैदा क्यों हो जाते हैं? क्यों हम इतने कमजोर हो जाते हैं कि हम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक टाइम पर नहीं दे सकते? बंद होने की बातें तो आप छोड़ ही दीजिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले भी इनकी जो बकाया तनख्वाह थी काफी सालों की, बकाया हुई क्यों, आप वो भी बता दीजिए ना। वो मैं कह रही हूँ यूनिट जो मैनेजमेंट की कमी की वजह से, जो आप भी मान रहे हैं आपकी सरकार में भी मिसमैनेजमेंट थी। मैं आपको बता रही हूँ कि जो ऑलरेडी लोग नियत। सर, अब ठकुराल जी प्लीज मुझे मौका दीजिए, लास्ट समय है। अब जब लोगों के वीआरएस और जो सैलरी का पैसा था वो हमने काफी हद तक उसको पूरा करने की कोशिश की। अब तो कहते हैं हाथ से निकल गया, सिर्फ पूछ रह गई है। अगर इच्छा शक्ति हो, अगर इनकी सरकार चाहे तो इस यूनिट को आराम से सर्वाइव किया जा सकता है। मैं आपसे रंजिता जी सवाल कर रहा हूं, आप ही से कर रहा हूं, आप ही बोलिएगा ना। आपसे सवाल मेरा ये है कि आप ये मान रहे हैं कि आपके वक्त में भी मिसमैनेजमेंट थी और उसी की वजह से आपको 7-7 महीने की जो सैलरी है वो बाद में देनी पड़ी जब आप सरकार से जा चुके थे? देखिए, मिसमैनेजमेंट इनकी
उसके लेवल पे थी, सरकार से की तरफ से मिसमैनेजमेंट नहीं। अच्छा, वो कैसे, वो समझाया जरा। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर ये चाहे तो आप आज भी इनके पास ट्रैक्टर की एडवांस पेमेंट्स लोगों की आई हुई हैं, लोग इनसे ट्रैक्टर चाहते हैं, पर पार्ट्स की कमी की वजह से, स्पेयर पार्ट्स की कमी की वजह से प्रोडक्शन पूरी नहीं कर पा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस जवाब से इत्तेफाक शायद कोई रख नहीं पाएगा रंजिता जी। तो कुल मिलाकर बात वहीं पर आकर ठहरती है कि सरकार मौजूदा हो या फिर बीती हुई सरकार, सबकी तरफ से कुछ न कुछ कमियां जरूर रही है। अत्रे साहब आप ही के पास आ रहा हूं, एक बात बताएं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और जो आसपास के इलाके हैं, क्या वहां पर ट्रैक्टर का उपयोग करना बंद हो जाएंगे लोग अगर एचएमटी पूरे तरीके से बंद होती, क्या होगा उन लोगों का? देखिए, हास्यास्पद सी बात है, बिल्कुल किसान को ट्रैक्टर की जरूरत हमेशा से है सही। और जरूरत हमेशा से रहेगी। और लोकल मार्केट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट है, ट्रैक्टर एक्सपोर्ट होता है हिंदुस्तान से बहुत देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ट्रैक्टर जाता है, एशियन कंट्रीज बहुत है, एचएमटी एक्सपोर्ट हुआ है। और सबसे जो हैरानी की बात, मैं आज पहले भी कह रहा था, जैसे महेंद्र जी ने बताया, औरंगाबाद का यूनिट सर्वाइव, उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है, उसको दोबारा से चलाया जाता है सिख यूनिट को, उसके फंड्स देके। तो इस यूनिट को क्यों नहीं? सही कह रहे हैं, क्या कसूर है, क्यों नहीं ऐसा? ठीक है। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ है, जो अध्यक्ष है एचएमटी कर्मचारी संघ के। उनसे हमने सूरत हाल जानने की कोशिश की है कि कर्मचारी इस वक्त किस हालात में है। महेंद्र सिंह जी, 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, माहौल कैसा है वो आप बताएं, और क्या आपको लग रहा है सरकार ये रही हो या पिछली रही हो, क्या कमियां रही है? उदासीन रवैया? सर, जो सैलरी पेंडिंग है और जिस प्रकार का जीवन यापन हमारा चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, हर प्रकार से। और जो 50 के आसपास एज चली जाती है, हर प्रकार के खर्चे कर्मचारी के कंधों पे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। मैं एक छोटा सा सुझाव अगर सरकार को पसंद आए तो ये ज़रूर देना चाहूँगा। आज भी स्किल डेवलपमेंट के तौर पे जगह जगह पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारी फैक्ट्री के अंदर सीएनसी मशीनें, दूसरी बहुत सी ऐसी मशीनें, हमारा ट्रेनिंग सेंटर लगातार यहाँ ट्रेनिंग लोगों को देता रहा है। आज भी स्किल डेवलपमेंट के तौर पे इसको चलाया जाए तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के बहुत से जो ऐसे बेरोजगार हैं उनको रोजगार के लिए प्रोफेशनल कोर्स करवा के आज उनको तैयार किया जा सकता है। और बहुत से सरकार ने ऐसे बजट रखे हैं, करोड़ों हजारों करोड़ हैं, चाहे वो स्किल इंडिया के नाम से हैं, चाहे दूसरे उसमें हमारे ट्रैक्टर को चाहे कम मात्रा में बढ़ के दूसरी चीज़ों में अगर मदद दे के कर्मचारियों के भविष्य बचाना चाहे सरकार तो बचा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वक्त की कमी है, वक्त खत्म हो चुका है, आप सबके सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सवाल कुछ यूं छूट जाते हैं कि आप सबके सब अगर सोचें, अगर सैलरी 31 तारीख को ना आए और 1 तारीख तक वो दिन चला जाए तो आप सबके जहन में क्या आता है? आपको लगता है कि वाकई में पहाड़ आप पर टूट पड़ा है। लेकिन जरा सोचिएगा कि एचएमटी कर्मचारियों को 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, घर कैसे चल रहा है, बच्चे की पढ़ाई के लिए पेंसिल किताबें कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, ये सवाल सरकार को सोचने पड़ेंगे। मानवता के आधार पर भी सोचिए और अपनी सरकार को आने वाले दिनों में किस तरीके से आप एक इमेज छोड़कर जाएंगे उस पर भी जरूर छोड़िएगा। हमारी इस खास चर्चा में आज के लिए इतना ही, बिग बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।